सर भाई, काम हो गया बताएंगे, दिल्ली आ रहेंगे दौलताबाद। जितेंद्र भाई, अब उसके लिए क्या किया जाए भाई? ना पढ़ाना हो बता दीजिए, नहीं चलेगा, कोई जबरदस्ती थोड़े है भाई, कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी टीचर की क्या कर पढ़ाई है। इंग्लिश का नया बैच भाई 17 तारीख से शुरू होगा, तो जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं अपना वहीं सुबह 8 से 9 तक। तो जिन लोगों की फीस हमारे पास जमा है वो आकर पढ़ें, सर को हम दे देंगे भाई फीस। एक दो लोग जमा भी किए हैं, और जो लोग नहीं जमा किए हैं तो सर खुद ही संभालेंगे। हमें कोई, आइए शाम में का एक लेक्चर दिया जाए तब लिखवाया जाए भाई, पहले एक लेक्चर हो जाए ताकि सिद्धांत आपका समाप्त हो। ये सोमवार से भाई बता दिया जाए सीपीसी लगेगी आपका। इक्विटी हर हाल में शनिवार तक समाप्त करके, और आपका जो शेड्यूल रहेगा सीपीसी टीपीए और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका केवल जे के लिए जो लोग मैंने कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं केवल एक सब्जेक्ट आपका बचेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया भी गया कई बार, उसमें समय नहीं लगता, आसान भी है, लोग पढ़े भी हैं। लेकिन सीपीसी आपका 15 क्वेश्चन, और आपका संविधान से मान के चलिए 20-25 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 40-50 नंबर का कवर करेगा। और टीपीए 15 नंबर की कवर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जूरिस्प्रूडेंस जो है आपका, एविडेंस है, सीआरपीसी, पूरा लेक्चर भाई उपलब्ध है। आप वीडियो भी थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि वीडियो ही देखना पड़े एक बार 2 माह, जो माहौल बन रहा है, क्योंकि केस बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अब कौन बिगाड़ा है ये तो भाई बाद में जांच का विषय है ना, अब जांच होगी तब। देखिए आपका जो चल रहा था भाई, आपका ये बताया गया, देखिए पिछला जो साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है, जो पिछला आपका सिद्धांत साम्य का बताया गया, और इसको कहाँ कहाँ समाहित किया गया है, तो भारत में बहुत सीमित दायरा है। क्योंकि भारत में जो न्यायालय डिक्री या आदेश देते हैं उसका निष्पादन या एग्जीक्यूशन या प्रवर्तन आपका निर्णित ऋणी, यानी कि जो हारा है उसकी संपत्ति को कुर्क करके और बेचवाकर भी कराते हैं, और उसे जेल भेजकर भी, दोनों करवाते हैं। तो सीपीसी की धारा 51 बताई गई थी, जहाँ की आपका विक्रय भी था, कुर्की भी थी, जेल भी भेजना था इत्यादि। और आपका मैंने गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तो धारा 55, कितने दिनों तक जेल में रहेगा, तो सीपीसी की धारा 58, और संपत्ति की कुर्की और विक्रय धारा 60। 4 धाराएं कम से कम, यानी कि भारत में ये सिद्धांत सीमित दायरा में है। ये सिद्धांत कुछ हद तक पूछ सकता है बिहार में, क्योंकि बिहार भी फरवरी मार्च तक आ जाएगी। आपका जो चांस है कि भाई फरवरी मार्च तक बिहार भी आपका जे की वैकेंसी आ जाएगी, तो ये वहाँ काम करेगा ज़्यादा। तो आपका हो सकता है पूछ ले कि ये जो साम्य व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखता है ये किस कानून की किस धारा में है, तो शुद्ध रूप से इसका समावेश आपका जो किया गया है सीपीसी की धारा 16 का प्रोविजो में, यानी कि धारा 16 का किस में, परंतुक में। जब धारा 16 सीपीसी का परंतुक पढ़ाया जाएगा तो साम्य का फिर ये नियम वहाँ भी हम अब क्या करेंगे, यानी कि जो भी अब कानून चले, साम्य के जो 12 सिद्धांत आप लोग पढ़े रहेंगे उन कानूनों में वह हम जोड़ते भी रहेंगे, वहाँ लिखवा भी देंगे, यानी कि वहीं आपका क्या करना है, समझा देना है। आइए अगला सिद्धांत देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण ये भी सिद्धांत है आपका, कि साम्य विधि का अनुगामी होता है या साम्य विधि का अनुसरण करता है, या इक्विटी आपका ला को फॉलो करती है, यानी कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी फॉलोज द लॉ, इसको थोड़ा पहले आसान भाषा में समझिए, और आसान भाषा में समझने के बाद आपका लीगल भाषा हम आते हैं। देखिए, साम्य विधि का अनुसरण करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साम्य के न्यायालयों ने
कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें कानून में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, साम्य के न्यायालय न्याय के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर उन नियमों का उल्लंघन करके, उन कानूनों का उल्लंघन करके निर्णय नहीं देते थे। तो साम्य करता क्या है? विधि के पीछे चलने वाला है, कानून को फॉलो कर माने कानून के पीछे चलने वाला है, कानून का अनुसरण करता है, कानून का अनुगामी है। यानी कि साम्य ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम कानून को क्या कर देंगे, विफल। साम्य की उत्पत्ति मैं बताया था कि जहाँ किसी विषय पर, अब इतिहास थोड़ा देख लिया जाए इसका, जब रोम में इसकी उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति का श्रेय भाई पूछा गया था बिहार में किसको जाता है? प्रेटरों का। जहाँ किसी विषय पर कानून नहीं था वहाँ प्रेटर आपका इक्विटी के आधार पर निर्णय देते थे, लेकिन जिस विषय पर कानून है और वह लिखित में है तो प्रेटर उसको मानने के लिए बाध्य थे। वहाँ साम्य काम नहीं करेगा। एक अच्छा उदाहरण भारत में देखा जाए, सबसे जो अच्छा उदाहरण हमें मिलता है वह आपका जो करेंट उदाहरण हम देखते हैं निर्भया कांड से उठाते हैं, तब आपका डिटेल में चलते हैं। जहाँ तक निर्भया कांड की बात है, फिर एक बार भाई, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, शुरुआती दौर से बताया जा रहा है, फिर उसको देखिए कि आपका सुप्रीम कोर्ट भी भले साम्य का न्यायालय हो, लेकिन कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसके विपरीत जाकर कोई निर्णय देने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो 2 या 3 ऐसे सेक्शन हम लोग देखेंगे जहाँ की आपको हम दिखाएंगे कि माने इन मामलों में अगर कानून स्पष्ट रूप से लिखा गया है तो साम्य न्यायालय माने बाहर जाकर कानून के निर्णय नहीं देंगे। और कब निर्णय देंगे ये तो आगे ही बताया जाएगा। तो 2 उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण आपका निर्भया कांड का और दूसरा उदाहरण सीआरपीसी में हम उठाएंगे 362 का, जो आपका पूछा भी गया था एपीओ में भी पिछली बार और जे में। 2 उदाहरण पहले समझिए, उसके बाद ये सिद्धांत आगे बढ़ाया जाएगा एक एक करके। देखिए निर्भया कांड में आपका कह सकते हैं कि दिल्ली में जो दुराचार हुआ था निर्भया के साथ, उसमें आपका 6 अभियुक्त थे, 5 वयस्क थे, 1 अवयस्क था। तो एक तो भाई आत्महत्या कर लिया अंडर ट्रायल में ही, यानी कि जेल में। जो राम सिंह था वह सुसाइड कर लिया। 4 अभियुक्तों को अब फांसी की सजा हो चुकी है, उसका जल्लाद ने निष्पादन भी कर दिया है। तो फिर एक बार जल्लाद किस धारा में आईपीसी के बचाव लेगा? 77 हम बताए थे कि 78? हाँ एकदम रटे रहे, कौन सी धारा? और ये क्वेश्चन बिहार में भी आया, उत्तराखंड में और यूपी में भी चांस है। पता ना क्यों ये क्वेश्चन इस समय ज़्यादा पूछ रहा है कि एक जल्लाद कैदी को न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में फांसी पर चढ़ा देता है, जल्लाद ने कौन सा अपराध किया? तो कोई नहीं। 21 धारा में बचाव आईपीसी में पाएगा 78, कोई अपराध नहीं किया। अब आगे बढ़िए इसको। एक जो आपका अवयस्क था यानी कि 18 वर्ष से कम का व्यक्ति था, वह जेजे एक्ट यानी कि जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम सन 2000, अब बदल गया भाई, 2015 में नया बना है, सन 2000 का बचाव लिया और कहा कि हम जुनाइल हैं, अतः हमें दंड माने हमारा ट्रायल अलग किया जाए और दंड हमें कम दिया जाए। तो उसमें जो दंड की मात्रा है आपका 3 वर्ष का सुधारात्मक दंड है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो 1 साल किसी सामाजिक संगठन के अंडर में उसे रखा जा सकता है। ये नियम है, यानी कि 3 साल सुधारात्मक दंड, उसके बाद आपका अगर आवश्यकता पड़ती है तो बालक को सुधार के लिए 1 साल तक किसी आपका एनजीओ के अंडर में रखा जाता है। तो इस बालक को भी 3 साल का सुधार गृह दिया गया
और 1 साल एनजीओ के अंडर में रखा गया। इसके बाद कानून में कोई उपाय नहीं है कि इसे जेल में रखा जाए। तो जब छूट गया बालक, तो निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और ये कहे कि ये बालक खतरनाक है, सबसे ज़्यादा क्रूएल्टी बरता था निर्भया के साथ, बदमाशी किया था, अतः आप कुछ उपाय करिए ताकि ये जेल में ही रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले हम साम्य के न्यायालय हैं, लेकिन जो कानून में सजा निर्धारित है, साम्य के आधार पर हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये जेल में रहे, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि 4 साल बाद किसी भी हाल में उसे जेल में रखा जा सके। और सरकार उसे पुनर्वास भत्ता भी दी और आपका पुनर्वास के लिए भी दी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन इस मामले में ये आया कि अगर किसी विषय पर कानून स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो सामान्य के आधार पर न्यायालय उस कानून का उल्लंघन करके कोई निर्णय नहीं सुना सकते। अब तो निर्णय कब साम्य के आधार पर सुनाएंगे? जब कानून में कुछ लिखा ही न गया हो, या लिखा गया हो तो अधूरा लिखा गया हो। तो जो न लिखा गया उसकी क्या करेंगे साम्य न्यायालय? पूर्ति। अब आगे बढ़ा जाए, एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, आपका सीआरपीसी की धारा 362 से दूसरा हम उदाहरण उठा रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 372 पूछा भी गया था जे में। भाई देखिए, क्वेश्चन का मॉडल बना दें। इसमें आपका जो पूछा गया था, थोड़ा पर्दा हटा दीजिए हो ये, नहीं ये उधर उधर खींचिए, थोड़ा खुला रहे। भाई साइकिल गाड़ी है ना, कोई ये नहीं किया कर, थोड़ा खड़ा होके हाँ खींचिए। नहीं, कैमरा चल रहा है, जब लेकर भाग जाएगा तो कैमरा क्या करेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई साइकिल गाड़ी है इसीलिए इधर खड़ा करा, कैमरा लगा है। कैमरे में तो तमाम अपराधी आ रहे हैं, तो कहाँ पुलिस पकड़ ले रही है, बता दीजिए। इतना आसान है। भाई अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, तो इसलिए जरूरी है कि आपका यहाँ से रहता है तो रोड तक कौन खड़ा हो रहा है, कौन आ रहा है, संदिग्ध दिखाई देता रहता है ना। यानी ऐसा एरिया है। देखिए आगे भाई, अब जो पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए जो जे और एपीओ में आया, उत्तराखंड में भी आया था ये, और आपका ये एमपी ने बनाना शुरू किया था, यानी कि एमपी में भी आया, यूपी में भी आया, एपीओ में, जे में, उत्तराखंड में भी आया। क्वेश्चन का मॉडल ये दिया था सीआरपीसी में कि सीआरपीसी के तहत क्या नहीं हो सकता या किसका प्रावधान नहीं है। ध्यान से समझिए, पहला दे दिया था अपील का, तो भाई अपील का प्रावधान है ही। दूसरा आपका रिफरेंस या निर्देश का भी है। तीसरा रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण, तो अभी पुनरीक्षण पर बिहार एपीओ में भी अच्छा क्वेश्चन बना। और चौथा पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन पहले समझिए, इसको नजरसानी कहते हैं या रिव्यू कहते हैं। पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि जब कोई न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश पर पुनः विचार करता है, यानी कि वही न्यायालय जिसने निर्णय दिया है अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करता है, ये चेक करता है कि हमारा निर्णय सही था कि गलत था, उसी को हम क्या कहते हैं? रिव्यू या पुनर्विलोकन या नजरसानी। यानी कि अपने किए पर पुनर्विचार करना कि हमने गलत किया है कि सही। तो सीआरपीसी में यही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कि कौन सी धारा पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है? तो 362। अब देखिए एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए हाई कोर्ट है, सिविल मामले में नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा मामला चल रहा है, ये अपराध। मान लीजिए उच्च न्यायालय ने किसी आपराधिक मामले में कोई निर्णय सुनाया और उच्च न्यायालय को लगा कि इस निर्णय में गलती है और हम इस निर्णय को उलट दें या सेट साइड कर दें,
तो 362 ये बताती हैं कि अगर एक बार निर्णय सुना दिया गया, उस पर साइन कर दिया गया, तो ऐसी दशा में जो मैथमेटिकल या कलर्कियल यानी कि गणितीय और लिपिकीय त्रुटि तो सुधारी जा सकती हैं, लेकिन उस निर्णय में अब कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। तो अब होता क्या था, यानी कि कानून स्पष्ट है कि आप अपनी द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों के निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। तो क्या अब समस्या ये आई कि क्या उच्च न्यायालय साम्य के आधार पर आपराधिक मामलों में अपने द्वारा दिए गए निर्णय का माने पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? तो ये मैक्सिम कहती हैं भाई कि साम्य विधि का अनुगामी होता है, कानून का कभी भी उल्लंघन साम्य नहीं करता। जब कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप रिव्यू नहीं कर सकते, तो आप साम्य के आधार पर इस नियम को विफल, तो यानी कि हाई कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है वो सीआरपीसी से गवर्न न होकर आपका अनुच्छेद 137 से, चाहे कोई मामला हो, स्पष्ट मामला नहीं, चाहे सिविल मामला, क्रिमिनल मामला, कोई भी मामला हो, वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। ये सीआरपीसी से गवर्न नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट किससे होगा? अनुच्छेद 107। अब आपका कह सकते हैं कि सही रहेगा आपका। अब जो सिद्धांत हम समझाएंगे उसमें आपका एकदम क्लियर है भाई, किसी को न समझ में आया हो बताए फिर बताया जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ये मैक्सिम भी नहीं आएगी। तो आपका मैक्सिम ये है कि साम्य विधि का अनुसरण करती है या साम्य विधि का अनुगामी है, फॉलोअर है, यानी कि पीछे चलती हैं। इसका अब आपका माने लीगल भाषा में देखिए, साम्य की उत्पत्ति या प्रादुर्भाव विधि के प्रावधानों को विफल करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि साम्य का प्रादुर्भाव विधि में जो कमी थी उसकी पूर्ति के लिए किया गया था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साम्य के न्यायालय आपका जब भी उनके पास कोई मामला आता था, उस विषय पर अगर कानून अस्पष्ट था तो साम्य के न्यायालय उस कानून का पालन करते थे और उस कानून का पालन करते हुए निर्णय देते थे। क्योंकि साम्य ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून पर प्रिवेल कर जाएंगे, कानून पर अभिभावी होंगे, क्योंकि साम्य हमेशा कानून के पिछलग्गू है। पिछलग्गू मतलब कहाँ चलने वाला? पीछे। लेकिन लेकिन लगाकर पढ़ना, लेकिन जहाँ कानून में त्रुटि है, कानून का अभाव है, कानून में कमी है, वहाँ साम्य ने क्या काम किया कि उस कमी को क्या केवल किया है? पूर्ति। अब कैसे पूर्ति करेगा, जब 5-6 उदाहरण इस पर बताया जाएगा तब आपको और समझ में आएगा। आइए विद्वानों का मत देखा जाए। आपका 2-3 विद्वान भी लिखना है। पहला हम मेटलैंड का बता रहे हैं। ये मेटलैंड विद्वान है, ये क्या कहते हैं? मेटलैंड ये कहते हैं कि साम्य सामान्य विधि के अनुपूरक के रूप में कार्य करता था, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, यानी कि विरोधी के रूप में नहीं। सामान्य विधि के प्रत्येक शब्द का पालन कर दिए जाने पर भी जो शेष रह जाता था, तो ऐसी दशा में उस शेष की पूर्ति के लिए ही साम्य का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें कानून में शब्दशः लिखी गई हैं, साम्य न्यायालय भी उसका अक्षरशः क्या करें? पालन। और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है जो कानून में लिखा न गया हो, तो वहाँ न्यायालय क्या करते थे? न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, समता के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर
निर्णय सुनाते थे। आपका स्टोरी महोदय का भी यही कहना है कि जहाँ कोई नियम, चाहे वह सामान्य विधि का हो या संविधि विधि का, पहले तो ये देखना है कि भाई दो कानून बताए गए। एक सामान्य विधि का मतलब कि साधारण विधि। साधारण विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन लॉ। और संविधि का मतलब स्टेचूट। स्टेचूट को हम कहते हैं संविधि। पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। कॉमन लॉ उसको कहते हैं जो इंग्लैंड की परंपरागत विधि है, यानी कि जो प्रथाओं पर आधारित हैं, रूढ़ियों पर आधारित हैं, जो कन्वेंशन या अभिसमय या समझौतों पर आधारित हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लैंड में? कॉमन लॉ। और संसद ने जो कानून बनाया है, जैसे कि आपका यहाँ लोकसभा राज्यसभा पास करे राष्ट्रपति, तो इंग्लैंड की संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट या संविधि। तो स्टोरी ये बताते हैं, स्टोरी महोदय विद्वान है, कि अगर कोई नियम है, चाहे वह कॉमन लॉ का नियम हो या वह नियम आपका संसद द्वारा बनाई गई विधि का हो, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्यायालय दोनों इस बात के लिए बाध्य हैं कि वह उन कानूनों में दिए गए एक शब्दों का पालन करे। माने कानून का उल्लंघन नहीं, चाहे वो किसका हो, कॉमन लॉ का या किसका हो, स्टैट्यूटरी लॉ। हाँ, अगर कोई बात कॉमन लॉ में नहीं लिखी गई है, स्टैट्यूट में नहीं लिखी गई है, तब सामान्य न्यायालयों को शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मन से जो उचित हो उस मामले में क्या सुनाए? फैसला। यानी कि सब कुछ देखने के बाद अगर कुछ शेष बच गया तो वही साम्या क्या करेगी? शेष की पूर्ति करेगी, और इसका कोई महत्व नहीं है। माने अगला देखिए, अब आपका जो साम्य है ये विधि का अनुसरण करती है। आपका कैसे करती है? तो आपका दो प्रकार से करती है। साम्य कैसे विधि का अनुसरण करती है? तो साम्य विधि का अनुसरण दो प्रकार से करती है। पहला प्रकार है कि जहाँ कानून स्पष्ट लिखा है उसका क्या करके? पालन करके। और दूसरा सादृश्यता, सादृश्यता का पालन करती थी। सादृश्यता का पालन करने के लिए सामान्य न्यायालय बाध्य नहीं थे। तो पहले दोनों समझिए। देखिए, पहला हम बता रहे हैं कि साम्य मने विधि का अनुगामी है, या विधि की साम्य विधि का अनुगामी है, पीछे चलने वाला है। तो पहले आपका हम बता रहे हैं कि कैसे पीछे चलता था, वही बात फिर दोहराई जाएगी। अगर किसी विषय पर कानून स्पष्ट है, कानून क्लियर है, भले वह कठोर हो, भले वह आपका अनुदार हो, तो सामान्य न्यायालय उस कानून में लिखी गई बातों का पालन करने के लिए क्या थे? बात। यानी कि कानून का उल्लंघन नहीं करते थे, वो क्या थे? बात। भले वह नियम दोषपूर्ण हो, भले वह नियम कठोर हो, भले वह नियम अन्याय करता हो, क्योंकि आपका इस मैक्सिम के अनुसार मैंने का सामान्य न्यायालय कानून के एक शब्दों का पालन करने के लिए बाध्य है। कानून का कभी भी उल्लंघन नहीं, याद रखिएगा। दूसरा कैसे करते थे? तो दूसरा आपका करते थे, कह सकते हैं कि सादृश्यता के आधार पर। अब सादृश्यता क्या होती है वहीं आपको समझना है। देखिए, सादृश्यता का मतलब ये हुआ कि आपका सादृश्यता माने समान। सादृश्यता का मतलब ये हुआ कि आपका जो सामान्य विधि के न्यायालय निर्णय देते थे उन निर्णयों का क्या किया जाए? पालन। इसको समझने का फिर एक बार देखिए, सादृश्यता अलग से हम बता रहे हैं, एक दो लाइन। देखिए, सादृश्यता का मतलब होता है देखा देखी कार्य करना। एक माने आसान भाषा में देखा देखी। तो जो मामले सामान्य विधि के तहत सामान्य न्यायालयों में आते थे
और सामान्य न्यायालय उन मामलों में निर्णय देते थे। तो सामान्य न्यायालय भी उन मामलों में कानून नहीं था, तो सामान्य विधि के न्यायालयों का अनुसरण कर लेते थे कि सामान्य विधि के न्यायालय जो निर्णय दिए हैं वह निर्णय सही होगा और उसी के आधार पर हम भी क्या सुना दें, निर्णय। लेकिन इसको मानने के लिए सामान्य न्यायालय बाध्य नहीं थे। सामान्य विधि के न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत भी सामान्य न्यायालय निर्णय दे सकते हैं। यानी कि जो सादृश्यता है उसको मानने के लिए कौन बाध्य नहीं थे, सामान्य न्यायालय। अनुसरण भले करते थे लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं। जैसे कि आपका उदाहरण में आपका परिसीमा हो गया, शून्य संविदा हो गई, शून्य करार हो गया। तो एक उदाहरण, तीनों तो नहीं लेकिन एक उदाहरण हम संविदा नियम से लेते हैं, आपका शून्य संविदा। भाई परिभाषा भी दी गई है शून्य संविदा का, ये न कहेगा धारा 2 में कॉन्ट्रैक्ट टू आई है ना। देखिए आपका शून्य करार, शून्य संविदा, ये सब अलग अलग हैं और ये सब बिहार खूब झारखंड पूछा जाता है। परिभाषा तो याद ही रखिएगा, यूपी भी। शून्य संविदा, देखिए हम करार नहीं लिखे हैं, थोड़ा सतर्क रहिए। हम क्या लिखे आगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी से प्रस्ताव किया, बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आपका करार का निर्माण हो गया, एग्रीमेंट का। और ये करार सेक्शन 10 की संविदा नियम की धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दिया, तो ये करार किसमें कन्वर्ट हो गया, संविदा। तो अब क्वेश्चन आपका जो बना है प्री में, प्रत्येक करार संविदा नहीं होता लेकिन प्रत्येक संविदा प्रथमतः करार होती है। ये वाक्य अंशतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है, सारतः सत्य है, इनमें से कोई नहीं, अक्षरशः सत्य है। क्योंकि कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे तो क्या रह जाएंगे, एग्रीमेंट। और जो पूर्ति कर देंगे वो क्या हो जाएंगे, तो बताइए, संविदा वही बनती है जो पहले क्या हो। तो प्रत्येक संविदा प्रथमतः क्या होती है, करार। लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, तो कौन से संविदा नहीं होंगे, जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति। अब आइए शून्य संविदा, आइए अब पहले शून्य संविदा को देखा जाए। इसके लिए संविदा नियम की धारा 56 में जाना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि विफलता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, असंभवता का सिद्धांत। तो एक असंभवता देखी जाए, आपका कह सकते हैं, मान लीजिए ए ने बी का गेस्ट हाउस बुक कराया कि यहाँ हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे 1 जनवरी। तब तक 31 दिसंबर को गेस्ट हाउस जलकर क्या हो गया, राख। यानी कि संविदा का पालन हुआ नहीं, एक दिन पहले ही गेस्ट हाउस जलकर राख हो गया, तो अब क्या राख पर पार्टी होगी, नहीं ना। तो ये संविदा हो गई थी, करार नहीं था। तो ये अब ये संविदा यानी कि संविदा का पालन भौतिक दृष्टि से अब क्या हो गया, असंभव। तो असंभव हो गया, तो बताइए अब जब असंभव हो गया तो ये कौन सी संविदा हो गई, सुन। तो मान लीजिए कि विधि के न्यायालय यानी कि जो सामान्य न्यायालय थे वो ऐसे मामलों में संविदा को शून्य घोषित करते थे। तो इसकी देखा देखी आपका क्या होगा कि सामान्य न्यायालय भी ऐसी संविदाओं को क्या करने लगे, सुन, देखा देखी सादृश्यता। लेकिन शून्य घोषित करने लगे तो पैसे की वापसी भी कराए। ये नहीं कि आगे बताया जाएगा संविधान नियम में, अभी अगले सिद्धांतों में पैसा जो लिया दिया गया था उसे क्या करते थे, वापस। अब जैसे कि हम भी, आप और हमारे बीच एक प्रकार से संविदा हुई है कि आप पैसा दीजिए प्रतिफल और हम आपको क्या करेंगे। अब मान लीजिए सरकार ने रोक लगा दी, तो भाई सरकारी हस्तक्षेप के कारण ये संविदा कुछ समय तक क्या रहेगी, रुक जाएगी। तो रुकी रहेगी तो वह स्थगित रहेगी।
अब पुनः आपका स्थिति सही होगी तो पुनः क्या हो जाएगी, संविदा चालू। तो लेकिन भाई संविदा आपका रुकेगी नहीं, ऑफलाइन की भले हुई हो तो आपका डॉक्ट्रिन आप साइप्रस किया जाएगा। साइप्रस समझ रहे हैं ना, यथा शाक्य का सिद्धांत या यथा सामीप्यता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन आप साइप्रस लागू करके और लगातार ऑनलाइन क्लास क्या किया जाएगा। ठीक है, एक माह के लिए मान लीजिए बंद ही हो गया तो पढ़ाई भाई रुके ना, क्योंकि एक बार पढ़ाई अगर ब्रेक कर दिए तो फिर उसको बनाने में 6 माह साल भर लग जाएगा भाई। इसीलिए कहा जाता है कि लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। अगर आप 2 ही क्वेश्चन लगातार पढ़े तो एक माह में आपका 60 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर बंद कर दिए तो ये ना समझिए कि देश के लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, घर पर एकदम मेहनत कर रहे हैं और एक एक छोटी छोटी बातें कंपटीशन में मायने रखती हैं। तो आगे देखा जाए, आपका सादृश्यता बताया गया। जहाँ तक इसमें आपका मैंने कह सकते हैं कि केस की बात है, 1-2 केस हैं, तब आपका परिसीमा बताया जाए। तब भारत में मैंने 2 ही मामले हो गए प्रयोज्यता में। देखिए हाफकिंस बनाम हाफकिंस का केस है, हम लिखवा देंगे। जस्टिस हार्ड विक है, आपका क्या कहते हैं इसमें। देखिए इस न्यायालय का यह आधार सूत्र है कि न्यास संपदाओं का जिसका साम्य द्वारा उद्भव हुआ उन्हीं नियमों द्वारा प्रशासन किया जाएगा जो विधिक संपदा के प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यास के मामलों में न्यायालय सबसे पहले कानून देखेगा और जिस विषय पर कानून न हो तब साम्य न्यायालय क्या करेगा, उस विषय पर निर्णय देगा। इसके बाद जो दूसरा केस है स्टिकलैंड बनाम आल्ट्री आल्ट्रिज, इसको लिखवा देंगे हम। स्टिकलैंड बनाम आल्ट्रिज का केस है, इसमें ज्येष्ठाधिकार का नियम था। देखिए अब ज्येष्ठाधिकार भाई क्या है, एक बार फिर आपका सुने कि नहीं कभी भाई। देखिए नहीं सुने हैं तो सुनाया ही जाएगा। ये नियम आपका, इस नियम की विशेषता है कि हर एक कानून में पाया जाता है। ये आपका मुस्लिम विध में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, हिंदू विध में भी थोड़ा बहुत है, और आपका कह सकते हैं कि इंग्लैंड के भी कानून में ज्येष्ठाधिकार का नियम। देखिए पहले तीनों कानूनों में हम बताते हैं, उसके बाद इस नियम को बताया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हैं तो ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी जाती हैं, यानी कि उसे संपत्ति भी दी जाती थी पुराने जमाने में। अभी भी आप गांव में देखें तो मान लीजिए माता जी मर गई, पिताजी मर गए, तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है कुछ दिनों बाद उसको पूजा पाठ करके पगड़ी पहनाया जाता है और घर का मुखिया घोषित किया जाता है, देखे होंगे। तो ज्येष्ठ पुत्र का आपका ये भी सिद्धांत है कि जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है या पुत्री उसे लाड प्यार ज़्यादा मिलता है घर में, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि पहली बार घर में बच्चा जन्म लेता है तो उत्सव भी ज़्यादा मनता है और लाड प्यार भी क्या मिलता है, ज़्यादा। अब ये नहीं कि पांचों उंगली कर दीजिए बराबर हैं, तो किसी के भी माता पिता अगर 5 पुत्र हैं मान लीजिए या पुत्री हैं तो भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो हल्का सा 19-20 लाड प्यार में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आप समाज में भी देखिए तो आपका मुस्लिम विध में जो ज्येष्ठाधिकार का नियम था उसमें ये था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वह पिता की तलवार पाएगा, कुरान की पुस्तक पाएगा और कुछ वस्त्र पाता था, माने ये सब उसको दिया जाता था। हिंदू विधि में भी ज्येष्ठाधिकार का नियम था और जो बड़ा पुत्र था वह संपत्ति और पिता के कुछ आपका सामान पाता था। अब इंग्लैंड में भी ये नियम था कि जो बड़ा पुत्र था उसे पिता की संपत्ति की जाती थी। अब आप कहेंगे कि 5 पुत्र हैं और बड़े पुत्र को वरीयता क्यों, भाई वरीयता दी जाती थी। ये नियम साम्य के विपरीत था, क्योंकि साम्य अभी हम बताए थे
कि समता में विश्वास करता है, असमता में नहीं। और ये नियम शुद्ध रूप से समता के क्या था, विपरीत। तो अब ये नियम कानून में था, फिर एक बार समझिए। तो साम्य के न्यायालयों ने कभी भी इस नियम के विपरीत जाकर निर्णय नहीं दिया, क्योंकि जो बातें कानून में लिखी गई हैं उन बातों का पालन करने के लिए साम्य न्यायालय बाध्य थे, भले वह नियम दोषपूर्ण हो, अन्यायपूर्ण हो। लेकिन इस नियम को इंग्लैंड की संसद ने बाद में कानून बनाकर ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त किया और सबको क्या दिया गया, बराबर हक। तो भारत में थोड़ा बताइए, तो क्या कहीं आप लोग सुने हैं अब वर्तमान में कि ज्येष्ठ पुत्र हैं तो ज्यादा संपत्ति में हिस्सा पुत्र पिता के पालेगा? अब नहीं रहा, अब सबको क्या किया गया, बराबर। तो ये ज्येष्ठाधिकार। अब आइए इस सुक्ति की परिसीमाएं देखा जाए। परिसीमाओं का मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन क्या है। तो पहला तो लिमिटेशन यही रहा कि अगर किसी विषय पर भाई स्पष्ट कानून लिखा गया है तो उस कानून का उल्लंघन इस सुक्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर सादृश्यता है तो साम्य न्यायालय उस सादृश्यता का भी क्या करते थे, पालन। तीसरा ये है, मैंने अगला ये है कि जहां कानून स्पष्ट है, कानून में अनुतोष भी पर्याप्त है, माने पूरा पर्याप्त है, अनुतोष कोई कमी नहीं है, तो वहां ये मैक्सिम नहीं लागू होते थे और साम्य न्यायालय भी वहीं अनुतोष प्रदान करते थे। लेकिन लगा कर चलना है, जिन मामलों में अनुतोष था ही नहीं, यानी कि कानून में कमी थी, या जिन मामलों में अनुतोष अपर्याप्त था, या जो कानून तो था लेकिन जिस मामले में प्रक्रिया थोड़ा कठोर थी, तो साम्य न्यायालयों ने आपका उस प्रक्रिया को क्या बना दिया, उदार, या उस कमी की क्या कर दी, पूर्ति, और कुछ नहीं किया। अब आइए इसका भारतीय विधि में इस सुक्ति का समावेश देखा जाए कि आखिर इस सुक्ति का समावेश भारतीय कानूनों में कहाँ कहाँ किया गया है। तो भारत में फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। और देखिए, आपका संविधान का अनुच्छेद 142 पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 136 पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। एक संविधान का अनुच्छेद 32 पढ़िएगा, यानी कि संविधान के कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे आप इस सुक्ति पर, 3। सीपीसी की धारा 151 पढ़िएगा और सीआरपीसी की धारा 4, इतने में सब समाहित हो जाएगा। वैसे मैं एक बार बता चुका हूँ, मैंने ये नहीं कि इन सभी अनुच्छेदों और धाराओं को 2-3 बार हम बता चुके हैं, और इस मैक्सिम में भी वही धाराएं और अनुच्छेद दोबारा हम बता रहे हैं, फिर एक बार हम बता रहे हैं। यानी कि इस मैक्सिम, हाँ एक और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17, यानी कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा कौन, 17। अब एक एक करके उठाया जाए, यानी कि फिर पहले संविधान से चलिए। संविधान का अनुच्छेद हम आपका 142 से शुरू करते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो इंटरव्यू प्री और मेंस में भी पूछा जाने लगा है। देखिए अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय में इनहेरेंट पावर या अंतर्निहित शक्ति या सहज शक्ति समाहित करता है, यानी कि न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ भी कर सकता है। यानी कि पक्षकारों के बीच एब्सोल्यूट जस्टिस, पूर्ण न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति निहित है उच्चतम न्यायालय में कि वह जो चाहे सो निर्णय सुना सके। ये न्याय का अनुच्छेद है, और इसी आधार पर तमाम अनुच्छेद 142 में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जैसे कि क्यूरेटिव पिटीशन हो गया, इसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी,
यानी कि पूर्ण दायित्व हो गया। जो जिन मामलों में समझौता नहीं हो सकता उसमें समझौता की अनुज्ञा देना, और अयोध्या मामले की तरह बिना मांगे ही आपका किसी को हक दे देना, ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा पावर है? इनहेरेंट। याद रखिएगा, ये न्याय के लिए बना है। किसी भी व्यक्ति को अवमानना के लिए सजा देना, भारत के किसी भी व्यक्ति को बुला लेना, कोई दस्तावेज पेश करा देना, ये किसका पावर है? सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरा नियम आइए। जो बातें कानून में या संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, क्या उच्चतम न्यायालय उन बातों का उल्लंघन करके 142 के तहत कोई आदेश दे सकता है कि नहीं? तो इस मैक्सिम पर पहले आइए कि साम्य विधि का क्या करता है? अनुसरण। यानी कि उच्चतम न्यायालय भी इस अनुच्छेद का सहारा लेकर आपका कह सकते हैं कि विधि के लिखित पाठ का वायलेशन नहीं कर सकता। और हमने इसका उदाहरण भी पहले बता दिया था, निर्भया कांड। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? निर्भया कांड। यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता। आपका सीआरपीसी, अभी हम बताएंगे सीआरपीसी में, वो रहने दीजिए, पहले संविधान हो जाए। अनुच्छेद 136 देखिए, अनुच्छेद 136 में आपका आ जाइए। अनुच्छेद 136 एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। यानी कि अगर कानून में कहीं भी अपील का प्रावधान न हो तो उच्चतम न्यायालय अपील की इजाजत देता है। तो किस अनुच्छेद में देता है? 136 में। और ये सिद्धांत भी शुद्ध रूप से इक्विटी का ही सिद्धांत है, केस के माध्यम से इसको बताया जाएगा। और आपका संविधान में जो अगला चैप्टर शुरू भी होगा, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, थोड़ा फुर्सत में अब आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही न्यायपालिका, यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। पहले न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका और फिर विधायिका। तो ये 60% संविधान अपने आप क्या हो जाएगा भाई? तीनों संस्थाएं पढ़ लिए तो बचा ही क्या? उसके बाद कुछ हल्ला ही बचता है। और इसी से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और क्या। देखिए आगे भाई, आपका अनुच्छेद 32 देखिए भाई, कानून ये कहता है, फिर एक बार देखिए कि अनुच्छेद 32 और इस मैक्सिम को जोड़िए भाई। ये मैक्सिम ये कहती है कि आपका जो साम्य है वह विधि का फॉलोवर है। यानी कि साम्य के आधार पर कोई भी निर्णय कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसका उल्लंघन करके नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये भी है कि जहां कानून की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, प्रक्रिया में गलती है, प्रक्रिया कठोर है, तो साम्य को ये पावर है कि उस प्रक्रिया को क्या करे? थोड़ा उदार कर दे। तो उदार कराइए प्रक्रिया। और एक दिन मैं बताया भी था, देखिए फिर हम बता रहे हैं, वही एक दिन हम बताए थे, भले याद ना हो। लोकस स्टेंडाई का हमने नियम बताया था, अधिस्थिति का। ये सुनवाई का परंपरागत नियम है। लोकस स्टेंडाई का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण या वायलेशन हुआ है, केवल और केवल वही व्यक्ति न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है या वाद दायर कर सकता है। इस नियम को शिथिल किया गया, वीक किया गया, कमजोर किया गया। और हमारे उच्चतम न्यायालय ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के वाद में लोकहितवाद का सृजन किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहितवाद का। तो किस नियम? तो अनुच्छेद 32 में जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को क्या किया? जो दोषपूर्ण थी उस दोषपूर्णता को क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने दूर। और किस आधार पर किया? साम्य के आधार पर। आइए दो उदाहरण और इसमें बचे हैं आपका, एक तो सीपीसी में और दूसरा कौन? सीआरपीसी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट एक बचा है भाई। एप्लीकेशन याद रखिए,
सीपीसी की धारा 151 और सीआरपीसी की धारा 400। तो 482 बिहार में पूछा गया कई बार। 151 तो अभी यूपीजे में भी आया था। देखिए 151 भाई, पहले इसका सिद्धांत पहले देखिए, तब 151 बताया जाए आपका। डिटेल में तो भाई सीपीसी चलेगी तब बताया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में तो बनाइए। एक होता है आपका जूरिस कार्पस, यहाँ से उठाएंगे लिखते समय बताते समय। जूरिस का मतलब होता है ला, यानी कि विधि, और कार्पस यानी कि बॉडी। बॉडी मतलब शरीर, शरीर मतलब काय। तो अगर हम सामान्य भाषा में जूरिस कार्पस का अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ हुआ विधि का शरीर। न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है। आपका यहाँ से सिद्धांत ये बनाना है कि विधायिका चाहे लाख बड़ा कानून बना ले, विधायिका के लिए यह बात किसी भी हाल में संभव ही नहीं है कि कानून में सभी समस्याओं के बारे में प्रावधान कर। यानी कि हम भी अपने को बता रहे हैं लाख हम पढ़ा दें, लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी भी हाल में हम भी 100% पढ़ा दें। कुछ न कुछ चीजें क्या रहती हैं आपका मिस ही रहती हैं। तो भले कानून बन जाए कितना भी बड़ा, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान विधायिका की सोच से परे है। अतः न्यायालयों को चूंकि जूरिस कार्पस माना जाता है, विधि का शरीर माना जाता है, अतः न्यायालयों में यह शक्ति निहित रहती है। प्रदान न कर दीजिएगा, जे में पूछा गया था, निहित है कि प्रदान की गई है? वेस्टेड है, समाहित है, निहित है, अंतर्निहित है, सहज। बिहार में अंतर्निहित नहीं देगा, बिहार जो देता है क्या पूछता है? सहज। यह शक्ति न्यायालयों में पहले से ही निहित रहती है कि जो बातें कानून में नहीं लिखी गई हैं, उन बातों के बारे में न्यायालय वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें न्यायपूर्ण लगे या उचित लगे। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि जो सीपीसी में स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है उसका उल्लंघन नहीं, लेकिन जो बातें नहीं लिखी गई हैं उन बातों के बारे में धारा 151 के तहत सिविल न्यायालय जो उचित समझे वह निर्णय दे सकते। लेकिन अगर सीपीसी में याद रखिए किसी धारा में कोई बात स्पष्ट रूप से क्या की गई है तो उसका उल्लंघन किस धारा के तहत नहीं किया जा सकता? 151। 151 विधि का अनुगामी है कि विधि के विपरीत काम करेगा? अनुगामी है। सीआरपीसी में आइए भाई, सीआरपीसी में हम दो उदाहरण अब उठाएंगे, लास्ट में यही आपका बचा इस मैक्सिम में। सीआरपीसी की धारा 4, हाँ देखिए 151 में एक लाइन छूट गया भाई जो यूपीजे में आया था। 151 सीपीसी के तहत जो ये इनहेरेंट पावर है ये किस सिविल न्यायालय में निहित है? भाई प्रधान न मार दीजिएगा। तो हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की उच्च न्यायालय की दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मार कर आई। ये शक्ति किसमें निहित है? हाई कोर्ट में भी और सिविल लोअर कोर्ट में। लेकिन जहां तक क्रिमिनल मामलों की बात है, ये जो हम शक्ति बताए हैं सेम प्रावधान सीआरपीसी की धारा 482 में किया गया है, लेकिन यह धारा सिविल में लागू न होकर क्रिमिनल में लागू होगी। और इस धारा के तहत जो सहज शक्ति समाहित है वह सभी आपराधिक न्यायालयों में नहीं बल्कि केवल किसमें समाहित है? हाई कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। जहां किसी विषय पर, भाई हम जूरिस कार्पस से उठाए हैं वहीं से अभी आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक बार हम बता दें तब आगे बढ़ा जाए। जो न्यायालयों को जूरिस कार्पस कहा जाता है, विधि का शरीर कहा जाता है, चाहे विधायिका लाख सोच ले, ये संभव ही नहीं है कि किसी कानून में सभी समस्याओं के समाधान का प्रावधान कर सके। अतः न्यायालयों में यह शक्ति पहले से ही अंतर्निहित है
कि न्यायालय ऐसे मामलों में जहां कानून में कोई प्रावधान नहीं है, साम्य के आधार पर जो भी उचित हो निर्णय सुना सके। लेकिन कानून में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के विपरीत ये काम नहीं करेंगी धाराएं। यानी कि हम पहले ही बताए कि कानून के एक एक शब्दों का क्या करना चाहिए, पालन। उसके बाद कुछ बचे तब कौन आ जाएगी उसकी कमी पूर्ति करने के लिए साफ। यही इस सिद्धांत का मतलब भी हुआ और कोई मतलब नहीं। तो वहीं आपका ये केवल हाई कोर्ट में समाहित है। दो धाराएं देखा जाए कम से कम, एक 438 हम देखते हैं और दूसरा 362। अब ये उदाहरण मैंने कह सकते हैं कि अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अग्रिम जमानत यूपी में लागू हो गई है। लेकिन आपका मान लीजिए 2 साल पहले का हम नियम बता रहे हैं और एक 362, तो 362 तो हम पहले ही बता दिए हैं, अब इसको ना बताया जाए भाई जबरदस्ती। आपका यहाँ एक और नियम बता दिया जाए भाई, एफआईआर रद्द करना और चार्जशीट रद्द करना। देखिए एफआईआर कैसे रद्द किया जाएगा, सीआरपीसी में कहीं भी इस बारे में कोई प्रावधान स्पष्टतः। तो अभी यही साम्या का नियम देखिए, जहां किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान है तो साम्य न्यायालय उसको मानने के लिए क्या थे बात। लेकिन कोई प्रावधान नहीं है तो वहां न्यायालय क्या करते थे, साम्य के आधार पर निर्णय सुनाते थे। तो कहीं चार्जशीट रद्द करने का प्रावधान नहीं, कहीं एफआईआर रद्द करने का प्रावधान नहीं, तो इनहेरेंट पावर आ जाएगा कौन सी धारा, सीआरपीसी की 482। न्याय के लिए कुछ भी कर दे, अब विवेक है चाहे करे या। अगला देखिए आपका एक उदाहरण लास्ट में हम बताते हैं, वो तो भाई बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि एक एक उदाहरण ही पर्याप्त है भाई। उदाहरण तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो अटैकिंग रहते हैं, आ चुके रहते हैं, उसी को बताया जाता है। 438 देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में जब एनडी तिवारी की सरकार थी उस समय आपातकाल चल रहा था देश में और लोग आपका गिरफ्तार किए जा रहे थे। तो ज़्यादा लोग आपका गिरफ्तारी के पहले ही जमानत मांगने के लिए सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय न कहिएगा नए लोग भी, कोर्ट ऑफ सेशन। अभी एमपी में पिछली बार पूछा गया था कि सही नाम क्या है, तो सेशन कोर्ट लिखा था, कई लोग सेशन, तो सही नाम भी याद रखना है, कोर्ट ऑफ सेशन। हिंदी में देखिएगा तो सत्र न्यायालय। तो आइए देख, अब सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट में भरमार लग गई याचिकाओं की कि सर हमें आशंका है कि सरकार हमें क्या कर सकती है, गिरफ्तार करवा सकती है, अतः हमें अग्रिम जमानत दे दी जाए। तो अब सरकार ने सोचा न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, तो कौन सी धारा यूपी से निरस्त कर दिया गया, 408। अब अग्रिम जमानत थी नहीं, बहुत दिनों तक चलती रही, यानी कि 76 में आपका निश्चित हुई और 2019 18-19 में जाकर बहाल हुई, बहुत समय तक। यानी कि आपका 20 और 20 40, यानी कि आपका काफी 40 साल से अधिक समय तक अग्नि। अब ऐसी दशा में क्या अब 482 यही काम करेगी। अब जब यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए ये माना जाएगा कि अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान कानून में है ही नहीं, तो जहां कानून में कोई प्रावधान न हो तो साम्य क्या करता है, आपका उस मामले में जो उचित हो क्या सुना सकता है, निर्णय। तो जो ये 40-42 साल बीच में हम बता रहे हैं, इन सालों में उच्च न्यायालयों ने, मैंने उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, सब जगह नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 का यूज करके और अग्रिम जमानत देता था। यह नहीं कि नहीं मिलता था, लेकिन किस आधार पर, कानून के आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर, साम्य। क्योंकि आपका साम्य हमेशा कानून की कमी की क्या करता है, पूर्ति। इस प्रकार भाई ये मैक्सिम भी अब जाके समाप्त है। किसी को समस्या हो तो बताइए, नहीं तो कुछ लिखिए,
आपका, ताकि 4-5 मैक्सिम और बची हैं अच्छी अच्छी, उसको बता दिया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हम सब अनुच्छेद देखिए, फिर एक बार देखिए। देखिए, जो एपेक्स कोर्ट होता है, ये माना जाता है कि जितने ये सब कानून हैं, वो सभी कानून उसमें समाहित है। वो तो ऑटोमेटिक, और उसको तो संविधान भाई पावर देता है, अनुच्छेद 142 भाई। सीआरपीसी और सीपीसी से थोड़े वो गवर्न होगा, वो तो किससे गवर्न हो रहा है? वो तो कुछ भी कर सकता है किसी भी मामले में। अनुच्छेद 142 इसीलिए तो बना है कि सीपीसी सीआरपीसी से भले हाई कोर्ट गवर्न हो, लोअर कोर्ट। लिखिए भाई, कहाँ तक लिखवा गया था देखिए तो। ये समाप्त हो गया था भाई। अगला लिखिए भाई आपका, ये भारत में लिखवाया गया था कि नहीं, सुक्ति का समावेश भारत में देखिए तो। देखिए, एक आपका छूटी गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 भाई। चलिए लिखिए, अब कल उसको बताएंगे। देखिए लास्ट लाइन बोलिए तो हम, लास्ट लाइन जो कल। हाँ, 348 हो गया, पश्चाताप। और लिखिए भाई, 2-3 बातें, एक दो एरो बनाकर लिखिएगा आगे, जो कल लिखवाया जा रहा था। इस सुक्ति का प्रयोग, माने इस सुक्ति का समावेश, वही धारा 1-2 छूटी है। इस सुक्ति का समावेश न्यास अधिनियम की धारा 23, 1-2 पॉइंट छूटा था केवल। न्यास अधिनियम की धारा 23, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा, एक ही में समाज करा दे रहा हूँ, एक ही लाइन। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16, 17, 20, 16, 17, 20 तथा, इसी में लिखिए, तथा अध्याय 5, 6, 8 में किया गया है। धारा 16, 17, 20 तथा अध्याय 5, 6, 8 में किया गया है। जबकि टीपीए में, जबकि टीपीए में इसका प्रावधान सेक्शन 41 और 53 में किया गया है। टीपीए में इसका प्रावधान सेक्शन 41 और 53 में किया गया है। कपटपूर्ण अंतर 41, 53। अगला मैक्सिम लिखिए, हेडिंग डालिए तो अगला, समता ही साम्य है। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला हेडिंग डालिए, समता ही साम्य है। इक्वलिटी इज इक्विटी, इसको कहते हैं इक्वलिटी इज इक्विटी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, साम्य समता पर विश्वास करता है, करते हैं लिखिएगा भाई, साम्य समता पर विश्वास करते हैं। साम्य समता से प्रसन्न होती है, जबकि असमता से अप्रसन्न होती है। साम्य समता से प्रसन्न होती है, जबकि असमता से अप्रसन्न होती है। जबकि असमता से अप्रसन्न होती है। इस सूक्ति का अर्थ यह है कि
इस सुक्ति का, यही बिहार में अर्थ भी पूछा जाता है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, अर्थ क्या मतलब हुआ। इस सुक्ति का अर्थ यह है कि साम्यवाद के पक्षकारों को, साम्यवाद के पक्षकारों को यथासंभव, साम्यवाद के पक्षकारों को यथासंभव समान दृष्टि से देखती है, समान दृष्टि से देखती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हाँ, ऐसी में लिखिए भाई, समान दृष्टि से देखती हैं तथा उनके साथ, तथा उनके साथ एक जैसा व्यवहार, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं, एक जैसा व्यवहार करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। समता का तात्पर्य, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। समता का तात्पर्य समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। यदि परिस्थितियां असमान हो, यदि परिस्थितियां असमान हो, तब व्यक्तियों के बीच, तब व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार किया जा सकता है, तब व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार किया जा सकता है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। इस, यह सुक्ति अत्यंत व्यापक एवं सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह सुक्ति अत्यंत व्यापक एवं सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। उसको सार्वभौमिक ना है तो विश्वव्यापी, यानी कि पूरे विश्व में ये मान्य है, ये नहीं कि केवल एक जगह। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका, यानी जो सभ्य कंट्री हैं, सभी देशों में ये मान्य है, इसमें कोई शक नहीं। भारत में भी मान्य है, बताया भी गया था आर्टिकल 14 में इसे शुद्ध रूप से क्या किया गया है। तो इसको लिखवाएंगे, वो तो भारतीय विधि में आएगा तब तो। पहले तो मैक्सिम का अर्थ और कहाँ कहाँ लागू है ये हम बताएं। लिखिए आगे इसी में। इसका जन्म रोम में हुआ। हाँ भाई, रोम में ही तो हुआ। इसका जन्म, भाई साम्य का विकास भी रोम में हुआ। इसका जन्म रोम में हुआ। इसके बाद लिखे इसी में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सामान्य विधि, इंग्लैंड में सामान्य विधि, जैसे ही सामान्य विधि बोला जाए, मैं अभी बताया था बंटवारा किया था, कॉमन लॉ। इंग्लैंड में सामान्य विधि व्यक्ति को, व्यक्ति को एक पृथक इकाई मानती थी, व्यक्ति को एक पृथक इकाई मानती थी तथा उसके अधिकार की रक्षा करती थी।
एक पृथक इकाई मानते थे तथा उसके अधिकार की रक्षा करते थे। लेकिन लेकिन साम्य न्यायालय लेकिन साम्य न्यायालय सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते थे। लेकिन साम्य न्यायालय सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते थे। लिखिए, वाद के दोनों पक्षकारों, खड़ी पाई देख लिखिएगा, वाद के दोनों पक्षकारों से सामान्य न्यायालय समान व्यवहार करते थे। वाद के दोनों पक्षकारों से साम्य न्यायालय समान व्यवहार करते थे। ये नहीं कि वादी हैं तो ये ज्यादा इसके पक्ष में झुक जाए, प्रतिवादी हैं तो कम। ये नहीं, दोनों के साथ कैसा व्यवहार, समान। जैसे कि कोचिंग में भी भाई बता दिया जाए, चाहे राजा का लड़का हो, रंक का लड़का हो, गरीब हो, कभी भी हमने आज तक किसी के साथ आपका असमता नहीं बरती। ये रिकॉर्ड रहा है। और यानी कि साम्य न तो आपका मन असमता चाहता है न बरतता है। भाई जब टीचर ही ऐसा माइंड का हो जाएगा कि ये लड़का धनी है तो इसको ज़्यादा प्रेशर है, ये डीएम का लड़का है सीएम का तो ज़्यादा, तो अन्य लड़कों पर ध्यान ही नहीं दे। अन्य जगह होता है कि हमारे जात के हैं, बिरादर के हैं, तो हमारे घर के हैं, लेकिन यहाँ कभी भी एक दो लोग खास बनने का प्रयास किए तो उनको किनारे कर दिया गया। मैंने एक दो लोग आए कि हम आपके बिरादर हैं, ये हैं वो हैं, तो भाई डांट उठ कर भगा दिया गया कि ये शिक्षा संस्थान है और शिक्षा के मंदिर में आकर आप जाति धर्म और बिरादरी की बात करेंगे तो जाकर नेता बन जाइए। भाई सपा में जुट जाइए, बसपा में जुट जाइए, भाजपा में जुट जाइए और वहाँ खूब चिल्लाइए। भाई चिल्ला ही रहे हैं, योगी जी देखिए चिल्ला रहे हैं, फिर आपका हर एक आदमी चिल्ला रहा है, मायावती जी चिल्ला रहे हैं, अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं, दंगल शुरू हो गया है। भले आपका कोचिंग बंद हो जाए लेकिन चुनाव नहीं बंद यानी कि आपका एक लड़का देखिए लास्ट में लिखवा कल जाएगा, क्योंकि समय भी लास्ट में एक लड़का बहुत अच्छा गाना भी गाया है, सोशल मीडिया पर इस समय चल भी रहा है। भाई उसका अर्थ यही है कि जब स्कूल खुलता है तो कोरोना आ जाता है, और जब आपका नेताजी की रैली होती है तो वहाँ कोरोना नहीं आता। भाई ये लड़का गाना भी गाया बहुत अच्छा, मैंने कि स्कूल खुलते ही कोरोना आ गया और नेताजी की रैली में नहीं जाता, पता ना क्या एलर्जी है नेताजी की रैली। अब नेताजी मतलब कुछ और ना समझ लीजिएगा यहाँ नेताजी मैंने सभी नेता, ये नहीं कि मुलायम जी केवल नहीं। हाँ, नहीं तो कई लोग दिमाग में ये भी बैठा लेंगे कि नेताजी मैंने हमारे नेताजी वही रेट ले लिए तो टीपीए चलेगा, 15 मिनट बाद टीपीए चलेगा, इसको कल लिख